सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था आपका यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक। एंड नाउ वी आर ऑन यूनिट 5 दैट इज न्याय अंबेडकर। सो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक हमने बात करी थी, जिसमें हमने धम्मा एंड धंधा के बारे में बात किया था, नीति वगैरह के बारे में बात किया था। एंड जो हमने मेनली दो तीन चीज़ों के बारे में बात किया था। एंड गांधी जी की जो था स्वदेशी वगैरह मूवमेंट्स के बारे में बात किया था एंड स्वराज के बारे में बात किया था। एंड नाउ वी आर ऑन द पार्ट 2 दैट इज यूनिट 5। एंड आई विल ट्राई कि यूनिट 5, 6 एंड 7 जो है तीनों का मैं एक्सप्लेन इसी वीडियो में कर दूं। So now we will be beginning with this video now. So first of all, ये थोड़े चैप्टर मतलब ये जो यूनिट है, पर्टिकुलर यूनिट, ये थोड़ी बड़ी है एंड ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट है फॉर योर एग्जाम्स। लाइक गांधी वाली यूनिट भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो जो न्याय है ये एक वन ऑफ द 6 क्लासिकल स्कूल है ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड इट इज अ प्राइमरी कंसर्न विद एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक। सो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो एक आर्किटेक्ट थे ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ए सोशल रिफॉर्मर, तो ये आपको पता ही होगा। और उनका एक सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट था इन न्याय एंड रोट एक्सटेंसिवली ऑन द सब्जेक्ट, और उन्होंने इस सब्जेक्ट के ऊपर जो बहुत ज्यादा लिखा था। अगर हम आगे बात करें तो अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर जो न्याय है ये एक रैशनलिस्ट स्कूल है जो कि जनरली टॉट करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंपीरियलिकल एंड ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल एनालिसिस। और वो ये भी बिलीव करते हैं कि जो न्याय है वो प्रोवाइड करेगा एक सिस्टमेटिक मेथड फॉर अराइविंग अ वैलिड नॉलेज, क्योंकि जो न्याय है वो हमारे को एक पर्टिकुलर नॉलेज या पर्टिकुलर चीजें देता है या फिर हेल्प करता है हमारे को। देन यू हैव इज इंपॉर्टेंट वर्क्स करके उनके बारे में देखें हम, दैट इज द बुद्धा एंड हिज धर्मा, हु आर द वर द शूद्रस। तो ये आपने आई थिंक पढ़ा हो, हु आर द शूद्रस, एंड ये एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है तो आपको इसके बारे में याद रखना है। देन यू हैव इज आपको इसके बारे में याद रखना है, और अगर आपको याद रहे तो आप गांधी जो स्वराज वाला चैप्टर है उसमें आप डाल सकते हो मिस्टर गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स, और आप इसमें डाल सकते हो कि ये दो जो टेक्स्ट है वो बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है। देन यू हैव इज पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। सो ये जो तीन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है ये मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट जो है इसकी वो बिलीव करते थे कि जो न्याय है वो प्रोवाइड करेगा एक सिस्टमेटिक मेथड कि हम जो एक वैलिड नॉलेज पे आ सके, और वो यूज करेगा टू ओवरकम सुपरस्टिशन एंड डोगमा, लाइक मिथ्स वगैरह से हमारे को ओवरकम करने में जो है इजीली हेल्प करेगा। अम्बेडकर के आपको पता होगा उनके व्यूज थे कास्ट के ऊपर, क्योंकि वो चाहते थे कि कास्ट वगैरह को हटाया जाए, कास्ट एरेडिकेशन वगैरह हो। और अम्बेडकर जो है वो एम्फेसाइज करते थे, सो वो ऑल्सो एम्फेसाइज करते थे इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग इन न्याय। तो उनको पता था कि जो मतलब एक तो लाइक उनको पता था कि एक तो नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, देन यहाँ पे एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, एंड तीसरा इज कि अगर आप एजुकेटेड होगे तो कास्ट जो है उसको जो है डिफर नहीं करना चाहिए एक पर्टिकुलर पर्सन को। सो नेक्स्ट वी हैव इज अम्बेडकर के बारे में। अम्बेडकर जो एक्सटेंसिवली जो है क्रिटिसाइज करते थे कास्ट सिस्टम जो कि इंडिया में था। देन ही वाज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी आल्सो, क्योंकि वो रिजेक्ट करते थे कि जो पोजीशन दी गई है दैट कास्ट जो है वो डेवलप करती है इन रिलेशन टू द रेस। एंड वो डिस्टिंग्विश करते थे इंस्टीट्यूशंस ऑफ अनटचेबिलिटी फ्रॉम कास्ट, ऑल्सो वो अग्री करते थे कि जो अनटचेबिलिटी है वो रीइंफोर्स होती है बाय द कास्ट सिस्टम एंड दैट द हायर कास्ट है वो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है फॉर अनटचेबिलिटी, क्योंकि अगर वो जो अपर क्लास लोग हैं वो अगर अनटचेबिलिटी प्रमोट नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा कि अनटचेबिलिटी होगी ही नहीं। नेक्स्ट है द एनिलेशन ऑफ द कास्ट, और ये आपका पूरी समरी है टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट अगर हम देखें तो टेक्स्ट जो है वो लिखा गया है एज अ स्पीच फॉर लेक्चर एट मीटिंग एट जटपट तोड़क मंडल। सो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। ये पर्टिकुलर एक पीडीएफ जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ये पेपर, एंड अगर मैं इसको समझाने लगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए जस्ट पॉज दिस वीडियो हियर ओनली एंड यू कैन जस्ट रीड दिस पैराग्राफ। Next, we are moving to the next unit and like next text, that is अम्बेडकर्स आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस। सो अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो अम्बेडकर जो था उनके लिए वो ये चाहते थे कि सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को प्रमोट कर सके। एंड अम्बेडकर के लिए जो न्याय था वो एक कॉन्सेप्ट था प्रमाण का, मतलब कि उनको ये था कि लाइक न्याय मिलेगा तो आपको एक प्रमाण मिलेगा पर्टिकुलरली, एंड वो रेफर करते थे मीन्स ऑफ नॉलेज को। अकॉर्डिंग टू न्याय देयर आर 4 प्रमाण्स, दैट इज परसेप्शन, इंटरफेरेंस, कंपैरिजन एंड टेस्टिमनी। और अम्बेडकर जो वो बिलीव करते थे कि जो ये 4 प्रमाणायाज मतलब 4 प्रमाणाज हैं ये यूज किए जा सकते हैं स्टैब्लिश करने के लिए ट्रूथ एंड ओवरकम करने के लिए इग्नोरेंस एंड प्रिजुडाइस। नेक्स्ट है इसके अम्बेडकर का नेशन और नेशनलिज्म पे क्या व्यू था। सो अम्बेडकर का जो एक व्यू था दैट वाज वो एम्फसाइज करते थे इंपॉर्टेंस ऑफ न्याय, कॉन्सेप्ट ऑफ अनुमाना, दैट वाज कि इंटरफेरेंस और वो बिलीव करते थे कि जो इंटरफेरेंस है वाज पावरफुल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड अस एंड दैट इट कुड बी यूज्ड टू डेवलप लॉजिकल आर्गुमेंट्स and that can be used for to promote social justice and equality. So इनका मतलब कह सकते हैं ना कि अम्बेडकर का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव था अनटचेबिलिटी के ऊपर, कास्ट के ऊपर, उनका कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, उनका बहुत सारी चीजों पे जो है उनका एक नॉवल रूल था या फिर लॉ था, एंड जो वो चाहते थे कि ये सारी चीजें जो है वो हटा सके, लाइक अनटचेबिलिटी हटा सके, कास्ट सिस्टम को हटा सके, और उनको इंडिया का इसलिए कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा बुरा लगता था। देन यू हैव पूना पैक्ट।
पूना पैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक यू हैव रेड दिस आल्सो इन द क्लास 12th ओनली. सो इस वीडियो को पॉज करके एक बार आप इस पैराग्राफ को भी रीड कर सकते हैं बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज पूना पैक्ट. नेक्स्ट है इसके डॉक्टर अंबेडकर जो इकोनॉमिक व्यूज क्या थे. सो डॉक्टर जो अंबेडकर थे वाज एन इकोनॉमिस्ट बाय एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और उनकी जो हायर एजुकेशन डिग्री थी इन बोथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हुई थी और लंदन के स्कूल में हुई थी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंसेस. और अगर हम आगे बात करें उनके बारे में, दैट वाज कि इन 1923 अंबेडकर ने पब्लिश करी थी द प्रॉब्लम ऑफ रुपए, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन. तो ये बुक भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए थोड़ा बहुत, बट अगर आपको याद रहे सब पेपर में लिख सकते हो, अगर ना याद रहे तो यू कैन जस्ट स्किप दिस. नेक्स्ट है इसकी अंबेडकर की पोजीशन क्या थी ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी. सो अंबेडकर जो है वो बिलीव करते थे एंडोगेमी, एंड वो प्राइमरी उनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स था दैट वाज ऑफ द कास्ट सिस्टम. एंडोगेमी अगर आपको नहीं पता इट इज अ टाइप ऑफ मैरिज, एंड उसके बारे में आपको ये पढ़ लेना चाहिए एक बार अगर आपको एंडोगेमी के बारे में नहीं पता. सो वो एजर्ट करते थे दैट इन ऑर्डर टू मेंटेन सेक्स एंड रेशियो एंड परपेचुएट एंडोगेमी एंड देयरबाय जो कास्ट सिस्टम है उसमें 4 डिफरेंट डिप्लॉय होते हैं, लाइक 4 डिफरेंट प्रैक्टिसेस होते हैं, लाइक द प्रैक्टिस ऑफ सती, enforced widowhood, enforced celibacy, and जो marriage है of child brides with older men and widowers. Now we have is the next thing I think, yeah. So we are moving to the conclusion now. So जो B.R. अम्बेडकर थे वो popularly बहुत ज़्यादा heralded थे as the architect of Indian Constitution, और वो चेयरपर्सन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के. His interventions जो और उनकी गाइडेंस जो उन्होंने एक significant रोल प्ले किया in the Indian Constitution inclusively. So now we have the next unit that is हिंदुत्व, that is सावरकर. So हिंदुत्व का जो हमारे को ये पूरे दे रखा है वो हमारे को दे रखा है मेरे सावरकर के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो यूनिट 6 वी आर नाउ ऑन, एंड यूनिट 6 आपका मेनली हिंदुत्व के ऊपर है. एंड हिंदुत्व के ऊपर भी आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो इफ यू आर लाइक करंटली लिंक्ड विद सम टाइप ऑफ रिलीजन एक्टिविटीज या फिर कुछ ऐसा. सो आपको जो है इजी रहेगा हिंदुत्व के ऊपर लिखना. सो हिंदुत्व जो है ये एक ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट नहीं है ऑल्सो, यस, क्योंकि मुझे ये एक्सप्लेन करना था आपको कि ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट नहीं है यूनिट 6 हिंदुत्व. So now we will begin with the Hindutva, and first of all we will read is about Savarkar. So who is Savarkar and Savarkar का क्या रोल था इस पूरे यूनिट में, that we will reading first. So first move to the introduction now, that is this one. So इनका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि पूरा नाम अगर आप पेपर में लिखोगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दैट वाज विनायक दामोदर सावरकर, जो कि बॉर्न हुए थे 1883 में. तो ये भी आपको याद रखना है कि उनका जन्म कब हुआ था 1883 में. दुनिया अभी वो स्मॉल विलेज से थे नियर नासिक इन बागूर महाराष्ट्र इनटू द चित्तपवान ब्राह्मण फैमिली. और उनके जो फादर थे वो थे दामोदर, जो कि डिवोर्स थे हिंदू, और उन्होंने रेज किया था अपने लाइक फैमिली को इन अ मैनर ऑफ होली सनातन हिंदू फैमिली. नेक्स्ट है उनके अगर अर्ली लाइफ के बारे में देखें, सो सावरकर जो थे उनके मदर जो थे उनकी डेथ हो गई थी ऑफ कोलेरा एट द एज ऑफ 9, एंड वो डेविएस्टेड थी और डेविएस्टिंग ब्लो टू यंग चाइल्ड. और उन्होंने जो उनके फादर थे उन्होंने जो बर्डन दिया था ऑफ चिल्ड्रन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, एंड प्लेड द रोल ऑफ कंसिडरेट लविंग फादर टू हिज 4 चिल्ड्रन. सो विनायक के जो एल्डर ब्रदर थे वाज अ रिबेलियस नेचर एंड हैड अ स्पेशल इन्फ्लुएंस ऑन द यंगर सिबलिंग्स. और जो उनके फादर थे एंड जो उनके अंकल थे उनकी भी डेथ हो गई थी इन द प्लेग इन द 1899. सो अब हमारे पता चल गया इनके पूरे रियल लाइफ के बारे में. देन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ सावरकर. सो सावरकर जो थे दैट इज वी डी सावरकर, वो एक लीडिंग थिंकर थे ऑफ इंडियन रेनेसांस, और उनका जो अर्ली थॉट था ऑफ इन्फ्लुएंस बाय गोपाल गणेश आगरकर, दैट वाज अ रियलिस्ट स्कॉलर. नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज सावरकर जो उन्होंने ट्राई किया था कि वो प्रूव कर सके अपने पॉलिटिकल व्यू को दैट द मूवमेंट ऑफ 1857 एंड वाज नॉट मेयर रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश बट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. वो प्रूव करते टू प्रूव दिस उन्होंने बुक भी लिखी थी दैट वाज इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट वाज ऑफ 1857. सो नाउ वी हैव इज कि वो बिलीव करते थे कि जो रेवोल्यूशन है वायलेंट मीन्स जो है, एंड जो वायलेंट मीन्स है वो क्लियरली विजिबल थे सावरकर के पॉलिटिकल थॉट में. सो नाउ वी हैव इज सावरकर के सोशल चेंज. सो सावरकर का अगर हम सोशल चेंज के बारे में देख सके, सो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे सोशल रिफॉर्म के, और वो अर्ज करते थे हिंदूज को कि वो एक्सेप्ट करें मॉडर्न प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन साइंस एंड लॉजिक, एंड रिजेक्ट करें रिजिड कॉन्सेप्ट्स को, जैसे मिथ्स वगैरह को इनको रिजेक्ट करे, या एक स्पिरिचुअल पावर को जो वो रिजेक्ट करे जो कि बहुत सदियों पुरानी चलती हुई आ रही है. सावरकर जो वो रिक्वायर्ड थे टू हिंदूज टू रिजेक्ट द इग्नोरेंट रिलीजन इन वेदास एंड कस्टम टू गेन मॉनेटरी पावर, and वो generally they must respect the unmatched quality of machines and technologies breaking all religions and customary obligations. Now we have the हिंदुत्व idea. So उनका हिंदुत्व का आइडिया क्या था? So हिंदुत्व का ये जो आइडिया था that was who is a Hindu is an open declaration of love and for predominantly Hindu human beings.
एज वेल एज इंडिया। सो हिंदुत्व जो है वो ये नहीं है सिर्फ एक वर्ड है बट अ हिस्ट्री, वो कहते थे। सावरकर जो है वो रिमेन करते हैं अटैच टू द नोशन ऑफ हिस्ट्री थ्रू आउट हिज लाइफ एज अ टीचर ऑफ बोथ द प्रेजेंट ऑफ एंड द फ्यूचर। और वो फर्म बिलीवर थे कि जो स्टडी है लाइक स्टडिंग ऑफ हिस्ट्री थ्रू द मिरर्स ऑफ पास्ट इवेंट्स, स्पेशली जो इन्वॉल्व करते थे रिवॉल्यूशंस एंड रेवोल्यूशनरीज। उनका जो फर्स्ट मेजर वर्क था दैट वाज द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वाला। सो ये इसके बारे में आपको याद रखना है। नाउ यहाँ पे इसकी उन्होंने 3 क्राइटेरिया देते हैं फॉर हिंदुत्व और बीइंग हिंदू। सो द फर्स्ट क्राइटेरिया था वाज इज टू हैव अ सेंस ऑफ नेशनल एंड रीजनल यूनिटी, कि वो चाहते थे कि सेंस ऑफ नेशनल और रीजनल यूनिटी होनी चाहिए। देन यू हैव इज द सेकंड वन दैट इज the second criteria of Hindutva was the association of caste and blood relations, and the third was is attachment to the culture. So उनके तीन जो थे mainly criteria थे for being a Hindutva और फिर being a Hindu. So now we are moving to the last unit that is unit 7, because इसमें आपको पेपर में ज्यादा important नहीं है unit 6, and that is why I am covering this very small, क्योंकि ये जो आपका ज्यादा important नहीं है आपके पेपर के लिए. So now we are moving to the last unit that is unit 7, that is integral humanism and दीनदयाल उपाध्याय. So सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए who is दीनदयाल उपाध्याय और उनका इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म के ऊपर क्या थॉट था. So first of all इसके हम एक चीज देख लेते हैं. So that is कि फर्स्ट हम इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. So दीनदयाल उपाध्याय जो थे उन्होंने क्रिएट किया था एक सेट ऑफ आइडियाज जो कि थे इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, और टुडे उनको जो क्रेडिट किया जाता है फॉर बीइंग अ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एट द फोरफ्रंट ऑफ स्टेटक्राफ्ट थ्रू दिस गाइडिंग प्रिंसिपल, और हेंस वो बिकम करते थे एक इम्पॉर्टेंट टू हैव इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म डॉक्ट्रिन. सो ये टेक्स्ट ज्यादा वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट यस थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बट जितना हो सकता है मैं आपको थोड़ा बहुत ही करवा पाऊंगी इसे. डेट इज जो ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो आया था मेनली वेस्टर्न एंड इंडियन थॉट से, एंड ह्यूमनिज्म जो है वो कम आता है फ्रॉम लेटिन टर्म दैट इज ह्यूमैनिटास, जो कि डिस्क्राइब करते हैं लिबरल एजुकेशन को इन एंशिएंट रोम. देन वी हैव इसके जो डिफरेंट स्कॉलर्स है और जो हिस्टोरियंस है उनका डिफरेंट डेफिनेशंस और इंटरप्रिटेशंस है टू द आइडिया ऑफ ह्यूमनिज्म. और ह्यूमैनिस्ट जो थे वो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन फिलोसफी दैट इज सिडनी हुक, वो फेवर में नहीं थे फॉर द डिक्टेटरशिप, चर्च और एनी काइंड ऑफ स्टैब्लिश्ड रिलीजन. देन वी हैव इन टर्म ऑफ फिलोसफी अगर हम देखें, सो ह्यूमैनिज्म जो है वो रिजेक्ट करता है बोथ नेचुरलिज्म एंड सुपरनेचुरलिज्म को. एंड देन वी हैव ओरिजिन ऑफ ह्यूमनिज्म एंड इट्स डेवलपमेंट. सो ह्यूमैनिज्म जो है एक हिस्टोरिकल मेन सेंट्रिक पर्सपेक्टिव है जो कि सीन किया जा सकता था इन द ग्रीक एरा, और जो फिलोसफर्स है दैट इज द प्रोटोगोरस, वो पॉपुलराइज करते हैं द एक्सियोम दैट मैन जो है वो मेजर है ऑफ ऑल थिंग. एंड हाउएवर ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड जो ह्यूमैनिज्म है वो अनेबल करता है टू बिकम अ टॉपिक ऑफ academic attention. Now we are moving to the next particular paragraph that is yes. So today अगर हम देखें with the advancement of information technology, जो interaction है और जो access है ह्यूमन बींग से या फिर जो लोगों का, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बट ऑनलाइन जो है वो बहुत ज्यादा और ईजी होता जा रहा है. सच एज डेवलपमेंट जो है उन्होंने क्रिएट कर दिया अपॉर्चुनिटीज फॉर इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक एजुकेशन, साइंस एंड कॉमर्स. एंड ये हमारा मॉडर्न व्यू है. एंड इंडिया में जो है फिलोसफी बेस्ड जो है फॉर ह्यूमैनिटिक्स ह्यूमनिस्टिक्स ट्रेडिशन जो है वो ट्रेस की गई है फ्रॉम उपनिषद लाइक उपनिषदिक वेदांतिक टेक्स्ट. नेक्स्ट अगर हम बात करें जो ह्यूमनिस्टिक थिंकिंग है वो रिफ्लेक्ट करती है लॉ ऑफ कर्मा को, और मेंस की जो फेट होती है वो बेस्ड होती है ऑन हिज ओन एक्शंस बोथ गुड अकॉर्डिंग टू देयर कर्मा. तो वो कर्मा के ऊपर डिपेंड होती है. एंड कर्मा के बारे में मैंने ज्यादा कुछ बता रखा है, कर्मा एंड आपके इस पेपर को मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, एक तो पार्ट 1 में, एंड दूसरा मैंने एक वीडियो बनाई थी इंडियन थॉट्स मतलब इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स. सो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है पहले से ही, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो जो कि मैंने आज ही पब्लिश करी थी, एंड लिंक आई विल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो नाउ वी हैव दीनदयाल उपाध्याय का एक ब्रीफ लाइफ स्केच. सो वो जो थे वो एक रफ स्टार्ट था उनकी लाइफ का, एंड उनको लाइक शुरू में क्या बोला जाता था, दीना. सो उनका नाम था दीन, मतलब उनको बोला जाता था दैट वाज दीना. एंड वो उनका जन्म हुआ था 1961 में एक नागला विलेज में जो कि था उत्तर प्रदेश में. सो उनके जो फादर थे वॉज अ भगवती प्रसाद, और उनकी जो मदर थी उनका नाम था राम प्यारी, जो कि पास्ड हो गई थी, मतलब पास्ड अवे व्हेन जो दीनदयाल थे वो ओनली 7 years ओल्ड थे. एंड ही एंड हिज लिटिल ब्रदर, वो दोनों की टेकन केयर की किसने की थी, मैटरनल ग्रैंडफादर ने, दैट वाज चुन्नीलाल शुक्ला. सो इनकी एक लाइफ जो अगर हम देखें तो इनकी ओवरऑल लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी. उन्होंने बाद में जो लेटर ज्वाइन किया था कॉलेज ऑफ एट आगरा ताकि वो कंटिन्यू कर सके अपनी मास्टर डिग्री को, बट उन्होंने फिर धीरे धीरे जो है उसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि ड्यू टू इज इलनेस, मतलब कि उनकी जो इलनेस हो गई थी ऑफ हिज कजन रामा देवी, लाइक उनकी कजन की जो इलनेस की वजह से उनको जो अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी थी. और मेन रीजन जो था बिहाइंड द रिफ्यूजल ऑफ जॉब ऑफर जो उनका मेन था वॉज
ग्रोइंग फैसिनेशन टुवर्ड्स आरएसएस। तो उन्होंने बहुत सारे जॉब ऑफर्स जो है वो रिजेक्ट किए थे क्योंकि वो आरएसएस को जो ज्वाइन करना चाहते थे। मतलब फ्रीडम स्ट्रगल अगर हम देखें अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनिज्म वाज एट पीक, एंड जो दीनदयाल थे उन्होंने स्टार्ट किया था वर्किंग फुल टाइम फॉर आरएसएस। सो धीरे धीरे उन्होंने आरएसएस को ज्वाइन भी कर लिया था और उन्होंने उनके साथ जो है फुल टाइम वर्क करना शुरू कर दिया था। एंड दिस शोज कि हाउ पैशनेट ही वाज टू ज्वाइन आरएसएस इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग एनी ऑफ द जॉब, क्योंकि उन्होंने जॉब को रिफ्यूज कर दिया था, वो भी उस टाइम में जिस टाइम में जॉब की जो है बहुत ज्यादा वैल्यू थी। एंड ही ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी सच एज आरएसएस। एंड आई थिंक विद दिस वी विल एंड दिस वीडियो हियर ओनली। एंड मोस्टली मैंने आपको सारे यूनिट्स कवर करा दिए, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 7 तक। यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर पार्ट 1। ऑल्सो चैनल पे मैंने इससे वीडियो पहले जो है वो पार्ट 1 की अपलोड करी है, यू कैन चेक दिस आउट ऑल्सो। एंड सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी दैट वाज ऑफ इन आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, सो वो भी आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बता देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आप एक बार पढ़ सकते हो आफ्टर पॉजिंग द वीडियो। सो विद दिस वी एंड दिस वीडियो हियर ओनली। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।